वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे बीए तृतीय वर्ष से संबंधित जियोग्राफी अर्थात भूगोल के बारे में। और भूगोल में हम बात करेंगे आज तृतीय प्रश्न पत्र, और तृतीय प्रश्न पत्र का भाग 2 अर्थात जो सेक्शन बी होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, इससे पहले सेक्शन 1 का अर्थात जिसका नाम है साउथ वेस्ट एशिया अर्थात दक्षिण पश्चिम एशिया का सिलेबस आपको ऑलरेडी इससे पहले जस्ट अपलोड कर दिया गया था, मतलब लाइव क्लास हो गई थी उसकी, उसको आपने देखा था। अब उसी श्रृंखला में मैं जो है आज ये बी वाला जो पोर्शन है अर्थात दक्षिण पूर्व एशिया अर्थात साउथ ईस्ट एशिया के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर आप लोगों को यह होगी कि यह लेक्चर जो होगा केवल और केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपयोगी होगा जो कि बीए थर्ड ईयर में लिए होंगे और जियोग्राफी लिए होंगे। और जियोग्राफी के साथ साथ अगर आपने जो है चूज किया है ये दक्षिण जो है पूर्व एशिया तो ही आप इसको पढ़ें। अगर आपका दक्षिण पश्चिम एशिया है तो आप पहले वाला लेक्चर पढ़ेंगे, केवल एक ही पढ़ना है। चाहे आप दक्षिण पूर्व एशिया पढ़ें, चाहे आप दक्षिण पश्चिम एशिया पढ़ें, और चाहे आप मेरे भाई जो है पूर्वी एशिया अर्थात जो इसके बाद में मैं सिलेबस डिस्कस करूँगा वो पढ़ें। तो तीनों जो है लगभग जो है एक ही पेपर के भाग होते हैं। इन तीनों में से एक जो है आपको छांट करके पढ़ना होता है, जो भी आपको सुटेबल लगे या फिर जो भी आपको सहज महसूस हो। इन तीनों में से एक का क्षेत्रीय भूगोल आपको पढ़ना पड़ेगा। अब एक पे तो दक्षिण पश्चिम एशिया है जिसका सिलेबस हमने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी, उसको आप यूट्यूब चैनल पर पढ़ा हुआ है बिल्कुल फ्री में, मतलब सिलेबस का ही वीडियो अपलोडेड है। और बाकी जो है उसके संबंधित जो चैप्टर्स होंगे जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे, उसको भी आप लोग देखिएगा। ठीक इसी प्रकार से इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर आते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग जो है रिक्वायरमेंट होती है तो इसके भी जो है मॉडल पेपर वगैरह और उसके बाद में इससे संबंधित जो लेक्चर्स होंगे उसको भी आपको देने का प्रयास रहेगा। तो अभी शुक्ला स्टडी पॉइंट से जुड़ जाइए और अच्छे खासे मात्रा में और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और नवीनता की दृष्टि से जो नवीन संशोधन हो रहे हैं उनके माध्यम से आप हमेशा से शुक्ला स्टडी पॉइंट से जुड़ करके अच्छी से अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो अब आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे जो है दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में। दक्षिण पूर्व एशिया अर्थात साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में लगभग 7-8 देश हैं जो कि जिनके बारे में आपको पढ़ना है। उनमें से मुख्य रूप से बात की जाए, अगर आपको पढ़ने के लिए बताया जाए तो 7-8 देश तो उसमें होते हैं आपको, जैसे कि मैंने बताया जो आपके वो वाले एशिया है जैसे कि सुदूर पूर्व एशिया, उसमें 7-8 देश के बारे में पढ़ना है। इसमें और भी देश हैं आपके खाड़ी देश जो होंगे उसको आपने पहले में पढ़ लिया। अब दक्षिणी पूर्वी एशिया जो होगा, दक्षिणी पूर्वी एशिया, इसमें आप जो है जैसे कि म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया 11-12 देश है, इनको देखना होगा। तो इसमें हम देख लेंगे कौन कौन से हैं। ओके, तो उसको विस्तार से आपको बता देंगे। ठीक है, लगभग इसमें आपको 11 देश मिलेंगे और उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। मुख्यतः हमको म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया, इन 4 देशों पर हमको फोकस करना है। इसके अलावा आप और भी देश इसमें देख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आपके सामने बोलना चाहूँ, ब्रुनेई है जिसकी राजधानी बंदर सेरी बेगावान है। और आपकी राजधानी जो है उसकी क्या हमने क्या आपको बंदर सेरी बेगावान बताया, ब्रुनेई की राजधानी ब्रुनेई की। और कंबोडिया है, इसको मैं जो है मैप के माध्यम से एक दिन आपको विस्तार से बता दूंगा कि कहाँ पर कौन सा देश है, किसकी राजधानी क्या है, क्योंकि इसका जो भौगोलिक परिचय है वहाँ से प्रश्न एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं, तो इसीलिए भौगोलिक परिचय मैं आपको समझा दूंगा। ठीक, और भी देश आपके सामने, कंबोडिया है, उसकी राजधानी क्या है, नोम पे है। कंबोडिया की राजधानी क्या है, नोम पे है। उसके बाद में ईस्ट तिमोर है, उसकी राजधानी आपकी दिल्ली है। इंडोनेशिया है यानी इंडोनेशिया जिसको कहा जाता है, उसकी राजधानी जकार्ता है। लाओस की राजधानी वियंतिनामान है। और मलेशिया है, मलेशिया की राजधानी जो है कुआलालंपुर जो है। और उसके बाद म्यांमार की राजधानी आपको पता है नपीते है। फिलीपींस मनीला सभी को पता है राजधानी क्या है, फिलीपींस की मनीला है। सिंगापुर की क्या है, सिंगापुर सिटी है। थाईलैंड की क्या है, बैंकॉक है। और वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई है। अब इसको हम जो है पढ़ेंगे विस्तार से, इसके बारे में हम जो है मैप आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और मैप में एक एक देश के बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे आने वाले समय में। ठीक, तो बिल्कुल चिंता न करो, आपको एकदम से याद करवा दूंगा। कुछ इससे संबंधित लेक्चर आपके चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट पर पहले से अपलोडेड है, उनको देख लीजिएगा। न्यू मॉडल पेपर नाम से अपलोड होगा, न्यू मॉडल पेपर 2021 के नाम से, उसको देख लीजिएगा। उसमें इन सभी देशों के बारे में विधिवत रूप से मतलब कुछ मात्रा में आपको जानकारी मिली है, उसको आप सभी लोग देख करके आसानी से थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। आप चले प्रारंभ करते हैं। 5 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ, इकाइयों में बटा हुआ, उसको हमने एक एक इकाई में ऐसे लिखा है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे पेपर 3 यहाँ पर आपके सामने पता है नवीनतम पाठ्यक्रम 2022 के आगे वाले जो सत्र आने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा लेक्चर।
सबसे पहला मुद्दा आपके सामने क्या है कि दक्षिण पूर्व एशिया, हमको क्या पढ़ना, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया के भौगोलिक तत्व के बारे में, किसके भौगोलिक तत्व के बारे में पढ़ना है। उसके देशों के समूहीकरण का आधार जो है, मतलब ये तो सबसे पहले हमको दक्षिण पूर्व एशिया के जो भौगोलिक परिचय है उसके भौगोलिक परिचय के बारे में देखना है, और भौगोलिक परिचय में कौन कौन से तत्व आते हैं उनको भी हमको साथ ही साथ देख लेना है। अब भौगोलिक परिचय में जैसे कि क्या क्या कहाँ कहाँ उसकी जो है एक प्रकार से अवस्थिति क्या है, विस्तार क्या है, इसको देखेंगे। कौन से एक प्रकार से महाद्वीप में क्या क्या पड़ता है तो इसको हम देखेंगे। वैसे एशिया महाद्वीप के ही जो है दक्षिणी पूर्वी भागों में देश पड़ेंगे तो उनको हम देखेंगे। आपके सामने हमने देश बता ही दिए, पढ़ दिया था देश, तो उसको आपने देश को देखा होगा। तो यहाँ पर उसके भौगोलिक तत्व अर्थात उसका भौगोलिक संरचना हम देख लेंगे। उसके बाद में देशों के समूहीकरण का आधार, समूहीकरण का आधार से तात्पर्य यहाँ पर ये होता है कि अर्थात जो देश हैं जैसे दक्षिण पश्चिम एशिया है, इनमें जो देश हैं उनमें किस प्रकार से समानता पाई जाती है, और चाहे वह भौगोलिक समानता या असमानता हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे ऐतिहासिक हो या चाहे सांस्कृतिक हो, तो हम भौगोलिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक का जो है आधार देखेंगे, जो कि देशों के समूहीकरण को लेकर के होंगे। ग्रुप्स एक प्रकार से जो एक प्रकार से ग्रुपिंग होगी जो है कंट्रीज़ की, या फिर एक प्रकार से बात की जाए अंग्रेजी में उसको एक और नाम दिया जाता है। यहाँ पर देखेंगे जो है रीजनलाइजेशन, अर्थात जो क्षेत्रीयकरण होता है उसको देखेंगे। ठीक, तो क्षेत्रीयकरण बेसिस ऑफ क्षेत्रीयकरण यानी कि रीजनलाइजेशन, ग्रुपिंग। यहाँ पर रीजन्स एज जियोग्राफिकल इंटिटी, आप अंग्रेजी वालों देखेंगे एज अ कंपोनेंट, और उसके बाद में ऑफ ग्लोबल सिस्टम, और इसी के साथ साथ बेसिस ऑफ रीजनलाइजेशन देखेंगे यानी ग्रुपिंग जिसको कहते हैं ऑफ कंट्रीज, मतलब जो है देशों की। इसमें जियोग्राफिकल रीजन्स होगा, पॉलिटिकल रीजन्स, हिस्टोरिकल रीजन्स और कल्चरल रीजन अर्थात सांस्कृतिक रीजन। तो ये अंग्रेजी वालों के लिए इम्पोर्टेंट था। तो कुल मिलाकर के कुछ भौगोलिक आधार होते हैं, देश जब इकट्ठा होते हैं या फिर इन 11 देशों के ही समूह को क्यों हम दक्षिण पूर्वी एशिया हमने क्यों नाम दिया, इसका क्या आधार रहा, तो इसके भौगोलिक आधार है। चूँकि भौगोलिक समानता देखेंगे आप, राजनीतिक समानताएं मिलेंगी हमको यहाँ पर, ऐतिहासिक समानताएं मिलेंगी, सांस्कृतिक समानताएं, मतलब संस्कृति के रूप से एक देश दूसरे देश से क्या है लगभग समानता रखते हुए प्रतीत आपको करेंगे। और इसी के साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये दोनों कहीं ना कहीं पे, मतलब ये जो देश है इसमें 11 के 11 देश ये कहीं ना कहीं पे समानता प्रदर्शित करते रहे हैं, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से तो ही, भौगोलिक संरचना तो उनकी है ही, क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया में है, इसीलिए हमको इनको पढ़ना होता है। तो मुख्यतः आपको यही पढ़ना होता है, आपको दक्षिण जो है पूर्वी एशिया में भी यही पढ़ना होगा, पूर्वी एशिया के भौगोलिक तत्व उसमें पढ़ना होगा। ठीक, अब उसको हम चर्चा कर लेंगे, उसकी ये सेपरेट वीडियो अलग से आपको दे देंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे दूसरे इकाई के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना, धरातलीय संरचना पढ़नी है। धरातलीय संरचना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर रिलीफ कहते हैं। ओके, उसके बाद में हमको जलवायु देखना है, कहाँ की, दक्षिण पूर्वी एशिया की धरातलीय संरचना, अर्थात धरातल की संरचना उसकी कैसी है, पर्वत, पठार, जो है नदियाँ, या फिर जो है उच्चावच की दृष्टि से क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं उसको देखना है। जलवायु अर्थात वहाँ की क्लाइमेट क्या कैसी है, और जलवायु क्षेत्र किस किस प्रकार से, यानी क्लाइमेट, जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं यानी जो जलवायु क्षेत्र हैं, जलवायु क्षेत्र हैं वो कैसे, उनको देखना है। उसके बाद में वनस्पति वहाँ पर कैसी होती है, कहाँ पर, दक्षिण पूर्वी एशिया। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछा जाएगा कि दक्षिण पूर्वी एशिया के जो है वनस्पतियों का वर्णन कीजिए, या दक्षिण पूर्व एशिया की जलवायु और जलवायु क्षेत्रों का विवेचन प्रस्तुत कीजिए, या दक्षिण पूर्वी एशिया के धरातलीय संरचना का विवरण प्रस्तुत कीजिए। कुछ ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम से पूछे जाएंगे, तो आपको ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको पढ़ना होगा, ये सिलेबस में आपके संकलित है। वनस्पतियाँ, वनस्पति को क्या कहते हैं आप, जो है वेजिटेशन। ओके, तो वेजिटेशन देखेंगे, उसके बाद में सिंचाई देख लेंगे, वेजिटेशन मतलब कि इरिगेशन, तो वेजिटेशन इरिगेशन देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर सिंचाई देख लेंगे। ठीक है, सिंचाई देख लेंगे हम, इरिगेशन मतलब क्या होता है, सिंचाई होगा। उसके बाद में शक्ति और खनिज संसाधन अर्थात पावर एंड मिनरल रिसोर्सेज को देख लेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको सामने की, अर्थात वहाँ पर शक्ति कैसी है, मतलब पावर कैसा है, मतलब वहाँ पर जो शक्ति, अर्थात शक्ति मतलब समझते हैं ना, ऐसे बिजली वगैरह, फिर जो भी चीज़ें उत्पादित की जा रही है, मतलब कि जो वहाँ की जो शक्ति अर्थात बिजली शक्ति उत्पादित करती है, तो वो आखिरकार एनर्जी के स्रोत कौन कौन से, चाहे कोयला रहे हों या फिर किस मात्रा में, चाहे यूरेनियम से बिजली बनाई जा रही हो, किस मात्रा में यूरेनियम मतलब कैसे बनाई जा रही है, तो इसको देखेंगे। दक्षिण पूर्वी एशिया में खनिज संसाधन हम देखेंगे, यानी कि जो मिनरल्स रिसोर्सेज अर्थात वहाँ पर खनिज संसाधन कौन कौन सी है, खनिज संपदा कितनी है, कहाँ पर क्या क्या पाई जाती है, किन पठारों में, किन पहाड़ों में कैसे कैसे मिलती हैं, किन मात्रा में, कहाँ पर आयात होता है, कहाँ पर निर्यात किया जाता है, ये तमाम सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद में आपका नेक्स्ट है क्या है,
जनसंख्या वहाँ की कैसी है। तीसरी इकाई में हम जनसंख्या के बारे में देखेंगे कि आखिरकार दक्षिण पूर्व एशिया की जनसंख्या कैसी है और जनसंख्या कैसे वितरित है, अर्थात फैली हुई है, अर्थात पॉपुलेशन जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, डिस्ट्रीब्यूशन माने होता है वितरण, तो जनसंख्या का वितरण कैसे, मतलब जनसंख्या कैसे डिस्ट्रीब्यूट है अर्थात फैली हुई है, जनसंख्या कहाँ पर सघन है, कहाँ पर जो है बात की जाए विरल जनसंख्या जो है बसी हुई है। आखिरकार जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का एक प्रकार से जमाव है अर्थात सघनता है, आखिरकार वहाँ पर सघनता क्यों है, अर्थात जहाँ पर जनसंख्या अधिक मात्रा में रह रही हैं वो जनसंख्या क्यों रह रही है, उसकी के क्या क्या रीजन से कारण है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसको देखने का प्रयास रहेगा लेक्चर के अंतर्गत। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे ग्रोथ भी होती है, चूँकि जनसंख्या वृद्धि कैसे हुई, वृद्धि मतलब क्या होता है, ग्रोथ अंग्रेजी में, जनसंख्या की वृद्धि भी होती कैसे होती, किस किस प्रकार से हुई है। ठीक, उसके बाद वितरण प्रतिरूप देखेंगे, अर्थात जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वहाँ पर जनसंख्या जो फैल रही है या जनसंख्या का जो पैटर्न है, फैलाव है, प्रतिरूप है वो कैसा है, कहाँ पर कैसी जनसंख्या मिलती है उनको देखना है। उसके बाद में प्रवास अर्थात उनका जो है एक प्रकार से मिग्रेशन मतलब कैसा है उनका, तो मिग्रेशन उनका कैसा अर्थात उनका जो आवास प्रवास है कैसे रहते हैं, रहन सहन क्या है, खान पान क्या है उसको देखेंगे। वहाँ की कृषि कैसी, कृषि के बारे में देख लेंगे हम, ठीक है, कृषि देखेंगे अर्थात एग्रीकल्चर के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में उद्योगों के बारे में अर्थात इंडस्ट्रीज जो होंगी वहाँ की अर्थात दक्षिण पूर्वी एशिया की उद्योगों के बारे में, दक्षिण पूर्वी एशिया में कृषि कैसी होती है, उसको दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रवास कैसा है, उसकी जनसंख्या कैसी है, उसका फैलाव कैसा है, जमावड़ा कैसा है, कई प्रकार के मुद्दे। उसके बाद में वहाँ पर व्यापार कैसा होता है उसको देखेंगे और परिवहन कैसे हैं उसको देखेंगे, अर्थात ट्रेड वहाँ पर कैसा होता है, ट्रेड माने होते हैं व्यापार, तो व्यापार कैसे है और परिवहन अर्थात ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है वहाँ का कैसा है देखेंगे, मतलब किस प्रकार से जो है माल आयात निर्यात होते हैं, बंदरगाहों से होते हैं या फिर जो है ट्रक या फिर जो है मालगाड़ी, आप तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो ये कैसे कैसे चीज़ें होती हैं इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ये आपका इकाई 3 में यही चीज़ें आपको पढ़ने क्या, जनसंख्या वितरण, वृद्धि, वितरण प्रतिरूप कैसा है वहाँ का, प्रवास, कृषि, उद्योग, व्यापार और परिवहन, ठीक, इसको देखना है। उसके बाद में बात की जाए आपसे, उसके बाद में अगर हम बात करें तो उसके बाद में क्या पढ़ना है हमको, दक्षिण पूर्वी एशिया का जो है सामरिक महत्व देखना है और उसकी समस्याएं देखनी है, अर्थात अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, मतलब कि स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ द रीजन्स, जियोग्राफिकल बैकग्राउंड ऑफ द मॉडर्न प्रॉब्लम्स, मतलब कि दक्षिण पूर्व एशिया का सामरिक महत्व, मतलब सामरिक महत्व क्या होता है, अर्थात इस समय या फिर वर्तमान में दक्षिण पूर्व एशिया का क्या महत्व है, उसका जो है भूगोल की दृष्टि से जो है दक्षिण पूर्व एशिया का क्या महत्व है, दक्षिण पूर्वी एशिया का महत्व देखना है। इसी के साथ साथ जो कि वर्तमान में या फिर जो आधुनिक समस्याएं हैं उसमें जो है उसके यहाँ पर उन आधुनिक समस्याओं पर भी मेरा फोकस रहेगा, आपका भी फोकस होना चाहिए। तो इसको हम देखेंगे इकाई 4 के अंतर्गत, दक्षिण पूर्वी एशिया का जो इस समय का महत्व है क्या है, उसमें वास्तविकता क्या है, इस समय की दृष्टि से दक्षिण पूर्वी एशिया में क्या क्या चीज़ें हैं उसको देखना है। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे, इसी के साथ साथ म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया का विस्तृत क्षेत्रीय अध्ययन देखना है, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको देश तो बताए थे लगभग 11 देश, और इसमें लगभग 11 देश शामिल हैं, 11 से 12 देश, लगभग 11 देश की बात करूँ 11 देश शामिल हैं, जिसमें बात की जाए म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये 4 देश जो हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन चारों देशों के बारे में आप विधिवत जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। विस्तृत क्षेत्रीय अध्ययन, विस्तृत क्षेत्रीय अध्ययन मतलब यहाँ की कृषि के बारे में पढ़ लेना है, प्रवास कैसा है, उद्योग यहाँ का कैसा, व्यापार परिवहन कैसा है, सिंचाई, शक्ति संसाधन और खनिज संसाधन यहाँ के कैसे, जलवायु यहाँ की कैसी है, जनसंख्या प्रतिरूप वगैरह यहाँ पर कैसा है, भौगोलिक जो है क्षेत्र इनका कैसा फैला हुआ है, और उसके बाद में साथ ही साथ धरातलीय संरचना कैसी है, म्यांमार की, थाईलैंड की, मलेशिया की, इंडोनेशिया की विस्तृत फॉर्म में, मतलब कि इनको हमको 4 देशों के बारे में, इन 4 देशों के बारे में विधिवत रूप से हमको जानकारी इकट्ठा करनी, किसके बारे में, म्यांमार के बारे में, थाईलैंड के बारे में, मलेशिया के बारे में, इंडोनेशिया के बारे में। यहाँ से प्रश्न एग्जाम्स में लगातार बनते रहे हैं। तो ये था आपका सिलेबस, जो कि एक प्रकार से जो है सिलेबस है। और अभी आप देखेंगे BA सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का सेमेस्टर वाइज नहीं होगा, जैसे पहले परीक्षा होती थी वैसे ही परीक्षा होगी, अर्थात आपकी परीक्षा लिखित फॉर्म में होती है, ध्यान रखेंगे। कुछ विश्वविद्यालय ऐसे जहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म की परीक्षा हुई थी, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है सिलेबस, मतलब उनके लिए भी सिलेबस तो इम्पोर्टेंट है, सेम है, लेकिन उससे प्रश्न जो होगा पूछा जाएगा कि जो है म्यांमार की दृष्टि से, म्यांमार की राजधानी पूछ लिया, म्यांमार के सिक्कों के बाद, मतलब वहाँ के जो राजधानी है, राजधानी के साथ साथ वहाँ के कौन से सिक्के चल, मतलब कि वहाँ पर पैसा क्या कौन सा चलता है, कौन सा पैसा चलता है, मतलब वहाँ की मुद्रा क्या है, ऐसे पूछेगा कि म्यांमार की मुद्रा, थाईलैंड की मुद्रा क्या, वहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है, कौन सा पर्वत है, कौन सी नदियाँ हैं, या फिर कौन सी नदी यहाँ की नहीं है, ऐसे प्रश्न बनाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप के, मतलब कि बहुविकल्पीय, तो उसको भी जो है आपको देखने का प्रयास।
तो मतलब मेरे ख्याल से सभी देशों में मतलब सभी यूनिवर्सिटीज़ में अधिकतर जो है आपकी लिखित परीक्षा ये होती है BA थर्ड ईयर में, या बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये था सिलेबस आपका जो हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया। और इसके बाद में जो आपका सिलेबस होगा वो नेक्स्ट सिलेबस आपका कौन सा होगा, पूर्वी एशिया के बारे में होगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें आप जो है जापान और चाइना, उसमें 2 ही देश है जो कि मुख्य इंपॉर्टेंट है, आपको उसमें जापान और चाइना के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो कि बात करें तो वो ज़्यादा सहज आपको भी प्रतीत होना, चूँकि चाइना में वैसे चाइना वाला तो आपको कठिन लगेगा, लेकिन जापान का भी वहाँ के नाम थोड़ा सा आपको जटिल लगेंगे पढ़ने में, ठीक, तो इसीलिए थोड़ा सा कठिन लग सकता है। बाकी उसमें 2 ही देश के बारे में आपको विधिवत जानकारी लेनी है, यहाँ पर 4 देशों के बारे में आपको पढ़ाएगा विधिवत रूप से, ठीक है। वहाँ पर 7 ही देश या 8 देश शामिल हैं उसमें, ठीक। तो यहाँ पर इतने लेक्चर आपके कंप्लीट हुए, इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिसका जो भी पैटर्न हो, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करा करें, प्रत्येक व्यक्ति 10 व्यक्तियों के पास शेयर करेगा वीडियो, लाइक करेंगे सभी लोग। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त। ओके।